हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीजी पुलिस के सिलेबस में अगर तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता वाले पोर्शन में जाएंगे जो कि भाग 3 है, उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, या फिर कह लीजिए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इस प्रकार के टॉपिक का ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आप सभी को मदद जरूर करेगा। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे वीडियो का पीडीएफ भी दे सकते हैं हम, अगर आप डिमांड करेंगे तो, और वीडियो का नोटिफिकेशन तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल में ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करना है, और लास्ट में कमेंट करिएगा कि जो इस वीडियो के अंदर मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ, इस 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न क्रमांक 1 है कि निर्णय निर्माण की पहली अवस्था क्या होती है। मतलब जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है तो सबसे पहले आप कौन से फेज से गुजरते हैं? समाधान लागू करना, समस्या की पहचान करना, विकल्प चुनना, या फिर परिणामों का मूल्यांकन करना। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई समस्या क्या है, उसका पहचान ही तो करेंगे ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। देखिए, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी समस्या का समाधान तुरंत चाहिए तो किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है? रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, सामरिक, टैक्टिकल, तात्कालिक, इमीडिएट, या फिर दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, जब भी किसी समस्या का त्वरित समाधान चाहिए तो हमको एक इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं। वही मैं आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे जिसको आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जो ऑप्शन है उसमें आसानी से देख के आप उत्तर लगा लेंगे। तो यहाँ पे अगर तात्कालिक समाधान चाहिए, तुरंत समाधान चाहिए, तो आप तात्कालिक तरह का स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मतलब इमीडिएट स्ट्रेटजी अपनाएंगे या इमीडिएट सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक ही समस्या के समाधान पर अटकना, कई विकल्पों का उत्पन्न करना, समस्या को टालना, या फिर निर्णय में देरी करना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, जब कोई हमको समस्या मिले, प्रॉब्लम हमको दिखे, तो उस पर हम आपस में बैठ विचार करके और तरह तरह के क्या उस समस्या का समाधान का विकल्प हो सकता है उसको उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कई विकल्प उत्पन्न करना एक समस्या के समाधान के लिए। चौथा प्रश्न है कि समस्या समाधान में रूट कॉज एनालिसिस का क्या अर्थ होता है? सबसे आसान समाधान ढूंढना, समय बचाना, नया तरीका अपनाना, या फिर समस्या की मूल वजह को पहचानना। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, रूट मतलब मूल समझ लीजिए, रूट कॉज का मतलब ही मूल वजह, मूल कारण को एनालिसिस करना। ऑप्शन डी तो हमको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस का मतलब समस्या की मूल वजह जो है, मेन रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि जब निर्णय निर्माण में डाटा और तथ्यों पर आधारित तरीका अपनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक अच्छा प्रश्न है। बताइए कि जब निर्णय निर्माण लेने के लिए हमारे पास जो डाटा होता है और जो फैक्ट्स होते हैं उसको मिला जुला के जब हम तरीका अपनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? भावनात्मक निर्णय, तर्कसंगत निर्णय, अनुमान आधारित निर्णय, या फिर यादृच्छिक निर्णय। तो भाई जब हमारे पास डाटा है, फैक्ट है, तो हम तर्क तरीके से ही करेंगे ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हम उसको रैशनल डिसीजन कह देते हैं, या फिर तर्क संगत डिसीजन ही लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न को देखिए। अगर किसी समस्या के कई संभावित समाधान हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुलना करके सर्वश्रेष्ठ चुनना होगा हमको, या फिर सभी को लागू कर देंगे, सबसे सस्ता अपनाना, या फिर दूसरों पर छोड़ देना। जब हमारे पास संभावित समाधान है और तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? तो देखिए, हम तुलना करेंगे कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे कि जो सबसे बेस्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा हम उसी को चुनेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हम तुलना करेंगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन है हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, फिर हम उसी का चयन करेंगे। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्णय निर्माण की फीडबैक अवस्था में क्या किया जाता है? समाधान का परीक्षण करते हैं, परिणामों की समीक्षा करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं या फिर विकल्प तैयार करते हैं? क्या किया जाता है फीडबैक अवस्था में, बताइए। तो हम क्या करते हैं, जो परिणाम होता है उसकी समीक्षा करने का काम करते हैं जब फीडबैक अवस्था आती है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना अभी तक सही हुआ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर पहली बार हमारे चैनल में पहुंचते हैं तो। 8वां प्रश्न है कि स्वॉट एनालिसिस में एस का क्या अर्थ होता है? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म बताऊंगा उसको एक्चुअली में आपको याद रखना है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है तो एक स्वॉट एनालिसिस मेथड होता है। तो ये स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको पता होगा तो एस का क्या अर्थ है आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आप सभी को स्वॉट का फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसके बाद देखिए एक्चुअली क्या है कि स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो किसी संगठन हो गया, परियोजना हो गया या फिर कोई व्यक्तिगत स्थिति है तो उसका आंतरिक और बाहरी क्या क्या कारक हो सकते हैं उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। आज खांसी बहुत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके बनाना पड़ रहा है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एस है यहाँ पे, एस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। डब्ल्यू जो है उसका हो गया वीकनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस। ओ का होता है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़। और जो टी है उसका होता है थ्रेट्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स का फुल फॉर्म हो गया। तो आपसे एस का पूछा है तो एस का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्वॉट का क्या फुल फॉर्म होता है। और क्या होता है स्वॉट एनालिसिस, हो तो मैं बताया कि आंतरिक और बाह्य कारणों का को हम देखेंगे, इसके बाद मूल्यांकन करेंगे, फिर हम एकदम डिसीजन पर पहुंचेंगे, राइट। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि निर्णय निर्माण की कौन सी विधि समूह में चर्चा और राय लेने पर आधारित होता है? व्यक्तिगत निर्णय, यादृच्छिक निर्णय, समूह निर्माण ग्रुप डिस्कशन या फिर स्वचालित निर्णय? तो आप समझ गए समूह चर्चा की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो हम सब लोग आपस में मिलकर ही किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे, राय लेंगे हम सभी का, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आप सही से आसानी से दे सकते थे, ठीक है। 10वां प्रश्न को देखिए, किसी समस्या का समाधान निकालने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? परिणाम मापेंगे उसका, नई समस्या ढूंढेंगे, परिणामों को नज़रअंदाज करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे? तो हम क्या करना चाहिए भाई? तो सबसे पहले जब भी हमको किसी भी समस्या का समाधान मिल गया तो हमारा पहला कदम यही होना चाहिए कि वो जो समस्या का समाधान निकालेंगे उसका क्या परिणाम होगा, तो परिणामों को हम मापेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11-12 नंबर का प्रश्न जो स्क्रीन के ऊपर है, 10 में से अभी तक कितना सही हुआ कमेंट करिएगा। 11वां प्रश्न है कि निर्णय निर्माण में ह्यूरिस्टिक का उपयोग कब किया जाता है? तो ये ह्यूरिस्टिक क्या होता है? देखिए पहली बात तो जो ह्यूरिस्टिक ये है जो विधि है, इसका जो जनक कौन है ये भी आपसे पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, निर्णय निर्माण का, इसके जनक कौन है? तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन है इसका। तो इसके जनक जो है उनका नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड होता क्या है कि देखिए जब किसी समस्या का अगर त्वरित समाधान हमको चाहिए तब हम ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं किसी समस्या को हल करने के लिए, कि यह एक ऐसा विधि होता है जो पारंपरिक विधियां जो होती है, जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं उसके तुलना में ये बहुत अधिक तेज और अधिक कुशल मेथड है, ठीक है। उसी मेथड को हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इसका दिया गया था। अब बताइए तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब किसी प्रॉब्लम का हमको त्वरित समाधान चाहिए होगा तब हम ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि समस्या समाधान का ट्रायल एंड एरर तरीका कब अपनाया जाता है? भाई जब देखिए एग्जाम में जब हम बैठते हैं, हमको प्रश्न के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई? तुक्का ही मारेंगे ना। इसी तरह हम जो उसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को हमको उसका सॉल्यूशन पता ही नहीं है, तरीका पता ही नहीं है, तो हम बार बार अलग अलग तरीका अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। उसी को हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। अब ऑप्शन में चलते हैं। जब कई समाधान उपलब्ध हों और परीक्षण संभव है, बी जब समाधान तय हो चुका हो, सी जब समय ना हो, और चौथा जब केवल एक ही विकल्प हो। अब इसका आंसर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
जब उसके समाधान तो उपलब्ध है लेकिन परीक्षण भी संभव उपलब्ध है, तब हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं कि चलो भाई कोई सा भी आंसर तो हिट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निर्णय निर्माण में बाउंडेड रैशनैलिटी का अर्थ क्या होता है? असीमित जानकारी के साथ निर्णय लेना, सीमित जानकारी और संसाधनों में निर्णय लेना, बिना सोच समझ के निर्णय लेना, या फिर स्वचालित निर्णय लेना। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब हमारे पास कोई सीमित जानकारी हो, ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी हो, सीमित जानकारी हो और संसाधन भी हमारे पास सीमित है, तब हम उस केस में जो निर्णय लेते हैं उसी को हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर के प्रश्न को देखिए कि समस्या समाधान में स्मार्ट गोल का एम किसका प्रतीक है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। यहाँ से भी फुल फॉर्म से प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। अब देखिए स्मार्ट गोल में पहले स्मार्ट का हम फुल फॉर्म जान ले, इसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। एस का होता है मतलब स्पेसिफिक, एम का होता है मेजरेबल, ए का होता है अचीवेबल, आर का होता है रिलेवेंट एंड टी का होता है टाइम बाउंड। ये होता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। तो एम का इसका प्रतीक पूछा तो एम का मतलब हो गया मेजरेबल, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होता है। देखिए स्मार्ट गोल भी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमको क्लियर, अचीवेबल और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, इफेक्टिव उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, इसको हम स्मार्ट गोल कहते हैं। तो एम का फुल फॉर्म क्या हो गया? एम का मतलब हो गया मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सकता है। राइट, चलिए 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति जोखिम लेकर नया विचार अपनाता है तो वह कौन सी निर्णय शैली का उपयोग कर रहा है? परंपरागत, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकिंग, सुरक्षित और अनिश्चित। तो इसको तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाई मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं अपना एक डेयरिंग कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो ये रिस्क टेकिंग मेथड कहलाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि वो व्यक्ति जो है जोखिम लेकर एक नया विचार अपनाता है, रिस्क टेकिंग वाला काम कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न है कि निर्णय निर्माण में कंसेंसस का क्या अर्थ होता है? सभी की सहमति से निर्णय, बहुमत का निर्णय, एक व्यक्ति का निर्णय, या फिर यादृच्छिक निर्णय। यादृच्छिक निर्णय बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी वाला जहाँ पे हम करेंगे उसको हम यादृच्छिक कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से किसी एक को उठा लिया, उसको हम यादृच्छिक चयन कहते हैं। अब देखिए निर्णय निर्माण में कंसेंसस का क्या अर्थ होता है? तो कंसेंसस का अर्थ होता है कि जो सभी के सहमति से निर्णय लिया गया हो, ठीक है, सब मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, उसको हम कंसेंसस कहते हैं, या फिर सभी की सहमति से निर्णय लेना कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न को देखिए कि समस्या समाधान का कौन सा चरण समस्या की परिभाषा के तुरंत बाद आता है? भाई समस्या समाधान करना तो हम पहले डिफाइन तो करेंगे ना कि समस्या क्या है, ठीक है, तो जब हम समस्या को परिभाषित कर लिए उसके बाद कौन सा फेज आता है? परिणामों का मूल्यांकन, निर्णय लेना, समाधान लागू करना, या फिर विकल्प उत्पन्न करना। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए जब हमको पता चल गया कि समस्या क्या है, उसका डेफिनेशन हम पता कर लिए कि भाई वो किस तरह का समस्या है, क्या है, अब हम उसका जो देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल उसके सॉल्यूशन है, ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उसके सॉल्व करने के, मतलब हम विकल्प उत्पन्न करने का काम करेंगे, ऑप्शंस खोजेंगे क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। 18वां प्रश्न है कि डिसीजन ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकल्पों का दृश्य विश्लेषण, समय प्रबंधन, स्वॉट एनालिसिस, या फिर कार्य योजना बनाना। बताइए डिसीजन ट्री कब बनाया जाता है या फिर इसका उपयोग कब किया जाता है? ये प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो विकल्पों का दृश्य एनालिसिस, जब हम सब मिलके हमारे पास जितने भी विकल्प है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और एक डिसीजन ट्री बनाते हैं कि भाई कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, बेस्ट सूटेबल हो सकता है। फिर उसको जब हम दृश्य विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तब हम जाके फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जाके ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां और 20वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है कि समस्या समाधान का क्रिएटिव थिंकिंग तरीका किस पर केंद्रित होता है? पुराने समाधान पर, समस्या टालने पर, नए और नवोन्मेषी समाधान पर, या फिर यादृच्छिक तरीका पर? बताइए क्रिएटिव थिंकिंग तरीका किस पर केंद्रित होता है?
क्रिएटिव थिंकिंग मतलब हम नया तरीका खोजेंगे, ठीक है, कोई नया तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग का, नॉन मैशिंग समाधान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका भी आंसर आप पकड़ सकते थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया नया तरीका खोजना ही हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, यदि 20वां प्रश्न है कि यदि समय सीमित है और जानकारी अधूरी है तो निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? विश्लेषण रोक देना, त्वरित ह्यूरिस्टिक विधि अपनाना, समस्या को टाल देना या फिर दूसरों से कराना। बताइए, हमारे पास सीमित ही समय है, लिमिटेड टाइम है और जानकारी भी अधूरी है, तो इस निर्णय को हम कैसे, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? तो इसका हम अभी देखे थे ह्यूरिस्टिक विधि अपनाएंगे। त्वरित ह्यूरिस्टिक विधि, जब किसी समस्या का तुरंत समाधान चाहिए, लिमिटेड समय है, जानकारी अधूरी है, तो हम ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के इस वीडियो के अंदर हमने निर्णय निर्माण और समस्या निवारण के ऊपर 20 इंपॉर्टेंट MCQ का यहाँ पे एनालिसिस किए। 20 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक का और आगे चाहिए कि नहीं, इस अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले भी 2 वीडियोज़ है उसको भी ज़रूर देखिएगा। 3 वीडियो जो है इस टॉपिक का हो गया, तो तीनों महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं संचार कौशल पे वीडियो ला रहा हूँ, उसके भी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाले हुए हैं। इसके बाद तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता के ऊपर भी एक वीडियो और आ चुका है और आगे और भी वीडियोस आने वाला है। हाँ, अभी क्या बोलते हैं, अमीन पटवारी के लिए भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, तो जो लोग उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ज़रूर, उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से तैयार कराऊँ, ठीक है। बाकी CG पुलिस की तैयारी के क्रम में और बाकी टॉपिक्स के भी वीडियो आपको धीरे धीरे ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें, समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली बार आए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।